IBN 7 हौसला है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ अपने दायरे को फैलाती जा रही है, उससे कई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको अपने अस्तित्व पर अब खतरा मंडराता नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में पार्टी का आधार जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। इसका असर यह है कि ये जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर मानी जा रही थी, वहां पार्टी ने सरकार बनाने का दमखम दिखाने की पहल शुरू कर दी। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद तो एनडीए के कई घटक दल भी अब परेशान नजर आने लगे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, यही है हमारा आज का मुद्दा। क्या मजबूत होती बीजेपी से तमाम सियासी दल डरे हुए हैं? क्या क्षेत्रीय क्षत्रपों को है बीजेपी से खतरा? आखिर मजबूत बीजेपी से एनडीए के घटक दल क्यों है परेशान? जब से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी मजबूती से उभर रही है, देश के सियासी हलकों में ऐसे सवाल रह रहकर सिर उठा रहे हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के कुनबे में पड़ी फूट। इसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी शिवसेना में खींचतान। यानी ये सवाल यूं ही नहीं। तमाम कटुता के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की टी पार्टी में शिवसेना के सांसद शामिल हुए। लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी के उभार के बाद से जो कुछ हो रहा है वो छिपाए नहीं छिप रहा। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए टॉनिक बनकर उभरे हैं। उनके उभार का फायदा एनडीए के घटक दलों को भी हुआ। लेकिन कुछ दलों के नेताओं पर निजी खुन्नस और अहंकार की वजह से बीजेपी से दूरी बनाने के आरोप लगे। बिहार में एनडीए से जेडीयू के बाहर आने को नीतीश कुमार की इसी सोच का नतीजा बताया गया। ये तो हो गई पुरानी बात। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में एचजेसी बीजेपी गठबंधन टूट गया। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस को मिली नाकामी ने बीजेपी को इस गठबंधन को घाटे का सौदा मानने को मजबूर किया। ऐसे में बिना किसी गठबंधन के ही बीजेपी ने हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार बना डाली। कुछ यही हाल महाराष्ट्र में नजर आया। महाराष्ट्र में एनडीए के सबसे पुराने घटक और बीजेपी की सहयोगी शिवसेना से सीटों को लेकर तनातनी हुई। कुछ और मांगों पर तेवर में तल्खी के बाद दोनों दलों ने अलग अलग चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। जब नतीजा आया तो बीजेपी को न केवल सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका मिला, बल्कि ये कामयाबी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के ऐतिहासिक मुहाने पर पहुंचा गई। सरकार में शिवसेना शामिल होगी या नहीं, इसे लेकर अटकलें जारी है। लेकिन एनडीए के कुछ दूसरे क्षेत्रीय दल बीजेपी के इस उभार से विचलित नहीं। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आया हूं नरेंद्र मोदी जी को शुभेच्छा देने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी भी सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो एनडीए का समर्थन कर रही है, उनको भी दिवाली के अवसर पर शुभेच्छा देने वाले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की चाय पार्टी को लेकर शिवसेना ने उत्साहजनक संकेत दिए हैं। जो भी निर्णय करना है वो हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे करेंगे। चर्चा चल रही है, जो भी होगा सम्मान से होगा और अच्छा ही होगा। क्षेत्रीय दलों पर गौर करें तो पाएंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से ज्यादा आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, तृणमूल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों ने एक स्वर में बीजेपी पर हमला बोल दिया। मोदी लहर का ही नतीजा था कि बिहार की राजनीति के दो कट्टर विरोधी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक होकर महागठबंधन बनाने को मजबूर हो गए। यही नहीं, कई दलों को बीजेपी के उभार में अपने अस्तित्व पर खतरा दिखने लगा है। क्षेत्रीय दलों ने आम जनता को मुख्यधारा में लाने की जो कोशिश की वो सराहनीय है। लेकिन ऐसे दल जब भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं तो उन्हें देश के लिए नई ऊर्जा से काम करने का मादा रखने वाले राष्ट्रीय दल से डरना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो क्या मजबूत बीजेपी से डर गए हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं? आखिर क्यों मजबूत बीजेपी से एनडीए के कुछ घटक दल महसूस करने लगे हैं परेशानी? यही है आज का मुद्दा और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमदाबाद से बीजेपी नेता जयनारायण व्यास जी,
कोलकाता से एलजेपी नेता अशरफ अंसारी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। शिवसेना नेता चंद्रहास शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी इस वक्त मौजूद हैं। इनके अलावा हमारे साथ तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। लेकिन इन सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त जबरदस्त गहमागहमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर वहां पर तमाम मंत्री और एनडीए के सांसद हाई टी पर पहुंचे हुए हैं। इस टी पार्टी में शिवसेना के तमाम सांसद और केंद्रीय मंत्री अनंत गीते भी पहुंचे हुए हैं। इस चाय पार्टी में प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सभी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको बुलाया है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री के बुलावे पर हो रही इस चाय पार्टी को काफी अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने की हलचल के बीच दी गई चाय पार्टी का महत्व कई मायनों में और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस वक्त क्या कुछ चल रहा है प्रधानमंत्री आवास पर, ये जानने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर रुक करना चाहूंगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव का, जो कि प्रधानमंत्री आवास पर ही मौजूद हैं। विक्रांत, आपसे सबसे पहले अपडेट चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्या चाय की चुस्की जो है वो कुछ असर दिखाती हुई नजर आ रही है? देखिए हिमानी, 3:45 बजे के करीब यहाँ पर सांसद आना शुरू हो गए थे और अगले 15 मिनट यानी 4 बजे तक लगभग सभी सांसद यहाँ पर पहुँच चुके थे। एनडीए के लगभग सभी सांसद, जिसमें शिवसेना के सांसद भी मौजूद हैं। 4 बजे से शुरू हुआ और उसमें शुरुआत में जो हमें सूत्रों से पता चल रहा था कि शुरुआत में एक तरह से जो नरेंद्र मोदी का कैबिनेट है वो उसके जो मंत्री हैं वो अपनी मंत्रालय की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसके बारे में सांसदों को जानकारी देंगे। जो नई स्कीम शुरू की गई हैं उनके बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से स्कीम आई, क्या उसके पीछे की सोच है, किस तरीके से उसका आम आदमी को फायदा पहुंचेगा, इन सब की जानकारी दी जाएगी। सांसदों को अवगत करवाया जाएगा ताकि वो जब अपने लोगों के बीच जाए, अपने क्षेत्रों में जाएं तो वो लोगों को अवगत करवा सके और एक तरह से सरकार का प्रचार प्रसार वो लोग कर सकें। उसके अलावा बाद में ये अनौपचारिक चाय पार्टी हाई टी है जिसमें प्रधानमंत्री सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया है। तो चाय के दौरान भी सभी से व्यक्तिगत रूप से, अनौपचारिक रूप से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है और दिवाली के बहाने ये कार्यक्रम हुआ है। तो जाहिर बात है दिवाली की शुभकामनाएं भी वो सभी को इस मौके पर देंगे और एक अनौपचारिक माहौल में अपने सहयोगी सांसदों से मुलाकात का एक मौका उन्हें मिला है। बिल्कुल विक्रांत, कौन कौन आए हैं ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी, मैं ये जानना चाहती हूँ कौन कौन नहीं आए हैं इस हाई टी में। देखिए अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कोई सांसद, एनडीए के कोई सांसद यहाँ पर अनुपस्थित हो, लेकिन हो सकता है क्योंकि एनडीए के सभी सांसदों को बुलाया गया है तो कोई व्यक्तिगत परेशानी की वजह से या व्यक्तिगत कार्यक्रम की वजह से हो सकता है कि कुछ सांसद ना आया हो। लेकिन ऐसी जो हम खबरों की तलाश में रहते हैं कि किसी नाराजगी या किसी वजह से कोई सांसद नहीं आया, तो ऐसा कोई कारण और कोई सांसद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो अनुपस्थित हो। चलिए विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास आते रहेंगे वापस अपडेट के लिए। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर शिवसेना नेता चंद्रहास शुक्ला जी भी मौजूद हैं। आप ही से शुरुआत करती हूँ चंद्रहास जी, हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, ये छोड़िए एक तरफ तो आप चलिए टी पार्टी में वहां पर जा भी रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं काफी ज्यादा जो भी आपके तमाम और सहयोगी हैं। यहाँ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप लोगों के मन में। आला कमान की छोड़ दीजिए, 25 साल पुराना रिश्ता है तो ऐसे ही तो नहीं टूट जाता है। नहीं, हमारे मन में कुछ भी नहीं चल रहा है। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को ही तय करने हैं कि वो हमें आगे लेके चलना साथ चाहते या हमें छोड़ के चलना चाहते, उनको ही तय करना है। नहीं, लेकिन जो पहले काफी सारी चीजें थी, काफी आपकी डिमांड थी, अब वैसी चीज तो कुछ है नहीं। परिवार में कभी डिमांड होती नहीं है। लेकिन पहले तो काफी सारी डिमांड थी। उद्धव ठाकरे जो इतना उनकी सारी महत्वाकांक्षा जो है वो सामने निकल कर आ रही थी। कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। उन्होंने पहले भी कहा, जब बोर्ड खुल गए थे तो उन्होंने कहा भाई अगर उनको हमारी जरूरत है तो हमारे पास आए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आज भी वही चीज कह रहे हो, समझौता सम्मानजनक होना चाहिए। ठीक है, अगर बीजेपी इस चीज को मानती तो शिवसेना तैयार है, उन्होंने कभी मना नहीं किया इस चीज को। वो भी चाहते 25 साल पुरानी दोस्ती बनी रहे। लेकिन समझौता आपने कहा सम्मानजनक होना चाहिए, क्या सम्मानजनक मतलब जिस तरीके से उन्होंने छोड़ दिया, फिर अब कह रहे भाई समर्थन बाहर से करो, फिर उनको एनसीपी वाले आ गए कि हम आपको समर्थन बाहर से कर देंगे। तो ये बीजेपी तय करे एनसीपी के साथ जाने की, शिवसेना को लेना है। आपकी तरफ से भी काफी की गई थी। नहीं, हमारा उन्होंने कम अपमान किया क्या? वही तो कह रही हूँ कि छीटाकशी तो आपकी तरफ से भी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ अच्छे नेता हैं जिनकी वजह से शिवसेना उनका सबका सम्मान करती है, चाहती है कि सम्मानजनक समझौता हो और इतना पुराना गठबंधन आपस में बना रहे। तो कहीं ये भी तो आ रही है ना इसमें बात की, चूंकि मजबूत हो रही है बीजेपी। पहले तो वो छोटे भाई की भूमिका में थी, अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, तो कहीं डर रही है शिवसेना भी कोई कमजोर नहीं है। ठीक है, उनके पास जिस तरीके से प्रचार के लिए इतना पूरा भारतीय सरकार थी, हमारे पास तो माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने जिस तरीके से मेहनत की, आदित्य जी ने मेहनत की, 44 सीट से हम 63 पे आए, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीजेपी अगर चाहे तो समझौता करने के लिए कोई मना नहीं करता।
चलिए, लेकिन प्रदीप जी, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो बीजेपी का बढ़ता कद है, ना केवल अगर हम एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं उनकी बात करें, बाकी भी अगर हम शक्तरपों की यहाँ पर बात करें, क्षेत्रीय पार्टियों की अगर बात करें, तो ये डर क्यों है? क्या आपको लगता है कि ये डर लाजमी है? नहीं, देखिए, एक बात तो समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अपना सामाजिक और भौगोलिक विस्तार कर रही है। उसमें जो भी समझौते होंगे, देखिए, इस गठबंधन की पहली शर्त होती है कि दोनों दलों को फायदा हो, या दो से ज्यादा हो तो सबका फायदा हो। ऐसा गठबंधन नहीं हो सकता कि किसी एक का नुकसान हो और दूसरे का फायदा हो। और दूसरी चीज होती है कि जो जमीनी राजनीतिक वास्तविकता है उसको देखकर समझौता होता है। हमारा पास्ट में क्या रहा है और हम क्या रहे हैं, उससे आज की स्थिति में समझौता नहीं हो सकता। शिवसेना की समस्या ये हुई कि वो जो स्थिति उसकी 25 साल से बनी हुई थी, उससे वो उतरने को तैयार नहीं थी। वो जो आज की राजनीतिक स्थिति है, उसमें महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना से बड़ी पार्टी हो चुकी है। ये चुनाव से पहले भी लग रहा था विधानसभा में। ये मानने को तैयार नहीं हुई शिवसेना। नतीजों ने बता दिया कि बीजेपी उससे बड़ी पार्टी है। तो अगर आप छोटी पार्टी होकर उस तरह से समझौता करना चाहेंगे तो हो सकता है, बिल्कुल, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। और बीजेपी अब किसी भी राज्य में नंबर 2 की पार्टी होकर समझौता शायद नहीं करना, क्योंकि उसके अगर आप जैसे ही नंबर 2 की स्थिति स्वीकार करते हैं, आपके बढ़ने की एक सीमा हो जाती है, उससे आगे आपका विकास नहीं हो सकता। अब अगर मान लीजिए ये गठबंधन बना रहता शिवसेना से, तो उसको 119-18 सीटें मिलती, इससे ज्यादा सीटें भी नहीं मिलनी थी। तो इनमें से कितनी जीतती? 60, 70, 80, 90 जी। तो अलग होने का फायदा हुआ। एक जो वास्तविकता है वो पता चली। तो जब तक घटक जो भी गठबंधन के साथी हैं, वो अपनी वास्तविक राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर समझौता करना चाहेंगे तो हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को भी अभी सामाजिक विस्तार के लिए अपने अलग अलग जाति समूहों या वर्गों के साथ की जरूरत है। बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी नेता जय नारायण व्यास जी भी जुड़े हुए हैं। जय नारायण व्यास जी, आप ही से हम जानना चाहते हैं, आप ही ये खुलासा कर दीजिए, क्यों आखिर डर रहे हैं आपके घटक? ना सिर्फ घटक, पहले चलिए घटक, आपके जो घटक दल हैं उन्हीं की बात कर लेते, क्यों आखिर इतना डराकर आपने रखा हुआ है उन लोगों को? देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई किसी से डरा हुआ है। हर राजनीतिक दल की अपनी एक जगह होती है और वो अपनी जगह पे रह के साझा जिम्मेवारी निभाने के लिए जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तब जैसे पहले कहा गया, दोनों के विन विन सिचुएशन जिसको बोलते हैं, दोनों के फायदे में क्या बात है, उसको लेकर ही भागीदारियां बनती हैं। और जब वो बात नहीं रहे तब भागीदारियां टूटती है। तो मैं मानता हूं कि ऐसी कोई मुद्दा नहीं है जिसपे अगर आप साझे सरकार बनाए या साझी जिम्मेवारी ले और एक दूसरे के हित की बात न सोचे और एक दूसरे के हित की बात न हो, तो कोई भी साझे जिम्मेवारी टिकती नहीं है। तो हम ऐसा कहीं भी नहीं चाहेंगे कि हमारे साथी जो हैं कहीं भी उनको हमारी ओर से आहत हो। मगर जहां तक भागीदारी का सवाल है, साझा समझदारी का सवाल है, ठीक बात कही गई कि एक दूसरे को किस तरह से फायदा होता है, उसको एक दूसरे के पूरक जैसे बनकर एक दूसरे के चालक बनने का प्रयत्न करें, तो ये रिश्ता लंबा टिकता है। तो मैं मानता हूं कि यही भूमिका रहेगी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की। होना तो कायदे से यही चाहिए, क्योंकि जो करिश्मा है नरेंद्र मोदी का, उसका उभार का फायदा जो है वो तो जो आपके घटक दल हैं उनको भी मिल रहा है, उनका भी उभार कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक डर बना हुआ है। आखिर क्या, उस पर हम विस्तार से यहाँ चर्चा कर ही रहे हैं। हमारे तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। तो आज का मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी के बढ़ते दायरे से जो उसके घटक दल हैं, आखिर वो परेशान क्यों हैं। इस वक्त हम सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ अशरफ अंसारी साहब भी एलजेपी नेता जुड़े हुए हैं। अशरफ साहब, जहां तक हम आपकी पार्टी की बात करें, भले ही आप नंबर 2 पार्टी अपने प्रदेश में ना हो तो शायद आपको उतना डर ना हो, लेकिन यहां आप देख रहे हैं बीजेपी और शिवसेना के बीच जो ये खींचतान चल रही है, कोई धारणा तो इसको लेकर आपने भी उसके बाद बनाई होगी। तो इसको देख के आपको क्या लगता है, आपको कितना फायदा है या कितना नुकसान है? हिमानी, मैं आपको बताऊं कि जब कुनबा बढ़ता है तो थोड़ा खींचतान होती है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवेश में इससे न हम इनकार कर सकते, न जो हमारी गठबंधन की सहयोगी पार्टी है, प्रमुख सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो इनकार करेगी। क्षेत्रीय दलों का अपना एक अस्तित्व है
अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज अपना और अस्तित्व ही तो गठबंधन खोज रही है वो अशरफ साहब। अस्तित्व तो है ही, तो अस्तित्व अगर है तो गठबंधन में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके अस्तित्व को भी नकारा नहीं जा सकता ना। आप क्षेत्रीय पार्टी को लेकर के ही चलेंगे, और अगर आप मजबूत हो रहे हैं तो आप हमारे प्रमुख सहयोगी पार्टी हैं, हमको भी इससे खुशी है। लेकिन अब किसी भी क्षेत्र में जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है उसका अपना एक अलग योगदान है, उसका अपना कार्य क्षेत्र है, उसको आप नकार भी नहीं सकते। प्रदीप जी, आपने सुना अशरफ जी की बात को, क्या आपको लगता है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी का करिश्मा है वो तो उनके घटक दलों को भी उसका फायदा मिल रहा है ना, जो वो उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस करिश्मे को लेकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक डर है। देखिए, जो भी बड़ा पार्टनर होगा उससे छोटे को डर तो बना रहता है कि एक दिन वो खा जाएगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, प्रकृति का नियम है। तो जैसे जैसे बड़ी पार्टी का विस्तार होगा तो आखिर जगह कहां से आएगी? जो छोटे दल हैं उन्हीं से आएगी। देखिए, क्षेत्रीय दलों का जो उभार हुआ, आप उसको अगर एनालाइज करें तो जैसे जैसे केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस कमजोर होती गई, क्षेत्रीय दलों का उभार होता गया, और वो बने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर कि लोगों को ऐसा लगा कि राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण कांग्रेस उस तरह से उनके क्षेत्रीय समस्याओं को एड्रेस नहीं करती जैसा क्षेत्रीय दल कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? क्षेत्रीय दल धीरे धीरे जाति की पार्टी बन गए क्षेत्र से, उसके बाद एक परिवार की पार्टी बन गए। उसकी वजह से लोग उबने लगे हैं कि एक परिवार की पार्टी ये बहुत दिन तक चलने वाला फिनोमिनन नहीं है। आप देखिए, लगातार चुनाव दर चुनाव इनकी शक्ति घटती जा रही है और आगे और घटेगी। जब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी तो कांग्रेस एकमात्र ऑल इंडिया पार्टी थी। बिल्कुल। आज जब बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में देश में उभर रही है, तब वैसी स्थिति नहीं है। आज कांग्रेस चाहे कितनी भी कमजोर हो, लेकिन देश के हर हिस्से में कम ज्यादा कहीं ना कहीं है। तो ये लड़ाई अंततः दो राष्ट्रीय दलों के बीच होगी। या तो कांग्रेस का उभार होगा और वो बराबरी से सामना कर पाएगी, या वो भी क्षेत्रीय दल में बदल कर रह जाएगी। तो मतलब यही कि ये सिर्फ जो एनडीए के घटक दल हैं, सिर्फ उन्हीं को ये खतरा नहीं है, जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियों की अगर हम बात करें, एसपी हो, बीएसपी हो, आपको नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लड़नी है तो विचारधारा के स्तर पर आकर लड़ना होगा। व्यक्तिगत हमलों से ये लड़ाई नहीं होने वाली, और परिवार पर आधारित पार्टियां इस काम को कर पाएंगी, इसमें मुझे बहुत संदेह है। तो लगातार आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं, क्या मजबूत बीजेपी से डर गए हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं? आखिर क्यों मजबूत बीजेपी से एनडीए के कुछ घटक दल महसूस करने लगे हैं ये परेशानी? तो यही है हमारा आज का मुद्दा जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बता दें एक बार फिर से कि हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से बीजेपी नेता जयनारायण व्यास, कोलकाता से एलजेपी नेता अशरफ अंसारी, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना नेता चंद्रहास शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपडेट के लिए हम वहीं चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। विक्रांत, कुछ खबर मिल पाई आपको अंदर की? अभी 6 बजे के करीब कहा जा रहा है कि ये खत्म होगी टी पार्टी और 6 बजे के बाद एक एक कर सांसद बाहर निकलना शुरू होंगे। क्योंकि ये पूरी तरीके से दिवाली का अनौपचारिक कार्यक्रम था जिसमें सभी सांसदों से मुलाकात हो रही है, इसलिए सिर्फ एक दूरदर्शन के अंदर एंट्री थी। तो हो सकता है कि कुछ देर बाद जब सांसद निकलेंगे तो सांसदों से बात होगी और ये पता चलेगा किस तरीके से सभी लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और क्या मोदी जी ने उन्हें क्या गुर दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगी सांसदों को। तो जाहिर बात है कि 6 बजे कहा जा रहा है कि 6 बजे तक ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और 6 बजे के बाद सांसद निकलना शुरू हो जाएंगे। उसी के बाद पता चल पाएगा कि क्या क्या इस कार्यक्रम में हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि शुरुआत के 1-1.25 घंटे तक औपचारिक रूप से सभी का प्रेजेंटेशन और बातचीत था और उसके बाद करीब पौना घंटा चाय का इंतजाम रखा गया था, जिसमें चाय के ऊपर सभी सांसदों के साथ अनौपचारिक बातचीत थी। कहा यही जा रहा है कि 6-6:15 बजे के करीब सांसद बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। चलिए, हम फिर आपके पास आएंगे अपडेट के लिए, लेकिन इस वक्त हम सीधा रुख करना चाहेंगे जयनारायण व्यास जी का। जयनारायण व्यास जी, जो ब्रेक से पहले मैं यहाँ पर कहना चाह रही थी वो ये कि अभी भी भारत का एक बड़ा हिस्सा है जहां पर आपको अपनी पैठ बनानी है, कब्जा करना है, लेकिन अगर यही स्थिति रही, कैसे आप आश्वस्त करेंगे जो भी आपके घटक दल हैं? जहां तक हम मोदी जी की बात करें तो वो तो खुद कहते हैं कि एकला चलो की उनकी नीति है, वही राह अपनाए हुए हैं। देखिए, पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए
दो बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना होगा। पहला है, किसी भी परिवर्तन की प्रक्रिया या कहीं भी आप कोई चीज को बदलती हुई देख रहे हैं तो उसकी अपनी शंका आशंकाएं और उसके अपने रेजिस्टेंस यानी कि उसके सामने विरोध प्रतिरोध होता है। तो ये अभी जो चल रहा है वो मैं समझता हूं कि एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। बीजेपी का व्याप बढ़ रहा है, बीजेपी के साथी दलों के साथ भी उनके व्यवहार और उनके संबंध के जो इक्वेशंस है उसमें कुछ बदलाव जो बाकी जो आपके सहयोगी है ना, उनको ये फील नहीं हो रहा है। बीजेपी का कद बढ़ रहा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है, जो एक टॉनिक है, वो उसको उभर कर सामने लेकर आ रहा है। लेकिन आपके जो बाकी जो घटक दल है उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि डर उनके अंदर कहीं ना कहीं है। तो कैसे आश्वस्त करेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं दूसरी बात, मैं जो दूसरे सिद्धांत की बात कर रहा था वो वही थी कि इसमें दूसरा जो सिद्धांत है वो ये है कि जब ये प्रक्रिया चलती है तब हम ये भूल जाते हैं कि हम समवाय तंत्र की राज व्यवस्था में है। आज चाहे अपने अपने खुद के मुद्दों के वजह से क्षेत्रीय दलों की कहीं न कहीं अहमियत कम हुई होगी, मगर राज्य और केंद्र के संबंधों और संसाधनों के जो व्यापन है और उसके बीच में जो वितरण है वो व्यवस्था पे कहीं न कहीं थोड़े बहुत क्षेत्रीय मुद्दे खड़े रहने वाले हैं। चलिए हमारे क्षेत्रीय मुद्दे बिल्कुल हमारे साथ शिवसेना नेता चंद्रहास शुक्ला भी है। चंद्रहास शुक्ला जी, आपने सुनी जयनारायण व्यास जी की बात, उन्होंने कहा कुछ अपनी कमी भी हो सकता है, रही होगी। क्या आपको लगता है, या यहाँ पर आपको बीजेपी में क्या कमी नजर आ रही है, क्यों वो रिलायबल आपको नजर नहीं आ रही? उनका कहना ठीक है, कमी उनको 2014 का लोकसभा चुनाव था उसके पहले नजर नहीं आई। क्या छोटे जो दल थे उनके बारे में पहले सोचते कि इनको साथ लेके चलना है कि नहीं चलना है, ये विधानसभा के चुनाव में ही नजर क्यों आई? जयनारायण जी जवाब दीजिए। देखिए, शुक्ला जी की मैं मानता हूं कि उनकी जो भावनाएं हैं मैं उनकी कदर करता हूं। हर समय ये राजनीति जो है वो इट इज अ डायनेमिक सिचुएशन, बदलती हुई परिस्थितियों के मुताबिक लचीलापन से चलने की व्यवस्था को ही राजनीति कहते हैं। तो कुछ चीजें बदली है। मैं नहीं मानता कि पानी में आप अगर एक लकड़ी से बहुत जोर से प्रहार करें तो पानी टूट जाता है। बहाव को आप नहीं तोड़ सकते। एक छोटी सी कहीं ना कहीं आपको बीच में विक्षेप आता हुआ दिखेगा। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का संबंध जो है वो इतना गाढ़ और पुराना है। मैं नहीं मानता कि एक छोटे से क्षेप विक्षेप की वजह से उसमें आप कोई भ्रमर पैदा कर सके व उसको तोड़ सके। लेकिन तो ये हुआ तो है ना? सब नहीं, एक मिनट नेतृत्व के साथ बैठते हुए आने वाले समय में इसका समाधान और हल ढूंढ पाएंगे और हम साथ मिलकर अच्छी तरह से महाराष्ट्र की शासन दुरा और जो कांग्रेस को बेसिकली जनता ने क्या चाहा, जनता ने कांग्रेस एनसीपी का जो भ्रष्ट शासन था उससे महाराष्ट्र को मुक्ति दिलाने के लिए दोनों पार्टियों को आज चुन के भेजा है। हम मिलकर ये बात जनता ने जो विश्वास हमारे में रखा है वो सार्थक करेंगे। चंद्रहास जी, मैं कह रहा था इसीलिए तो एनसीपी हमारा आपने 2 दिन पहले गठबंधन क्यों तोड़ा? 27 तारीख लास्ट थी पर्चा दाखिल करने को, 2 दिन पहले ऐलान हो गया कि भाई हम अलायंस नहीं करेंगे। उसके 1 घंटे बाद एनसीपी ने अपना गठबंधन तोड़ दिया और वोटिंग खुलने के बाद एनसीपी ने सबसे पहले कहा कि हम बाहर से समर्थन करेंगे। ऐसा लगता है कि सोची समझी रणनीति थी पूरी। दूसरी बात, एक चीज और मैं पूछूंगा, 2002 में 1 मिनट जयनारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ऐसी चीजों में हमें वो ये बात समझनी चाहिए। एनसीपी की ने कहा है, एनसीपी कुछ भी कहती है, हमारे संबंध उतने नाजुक नहीं है कि किसी के बाहर से कांच के ग्लास की तरह टकोरा मारने से टूट जाए। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, थोड़ा और पूछूंगा पे है, उसको क्या करना है हम साथ बैठ के सोचेंगे। जयनारायण जी, एक चीज और पूछूंगा मैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रामविलास जी मंत्री थे और 2002 जो गोधरा कांड हुआ था उसको कहते हुए रामविलास पासवान ने सरकार छोड़ दी थी। आज वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ऐसे लोगों को भी साथ रखते हैं आप क्या? देखिए, राजनीति में कोई कायमी शत्रु नहीं होता, कोई कायमी मित्र नहीं होता। राजनीति की अपनी अपनी परिभाषाएं और अपनी अपनी समय के अनुसार की एक रचनाएं होती है। आज वो रचना हुई, आज उन्होंने स्वीकार किया है। आपको इससे जरूर बोलना चाहिए कि वही रामविलास पासवान जिन्होंने मोदी जी की इतनी कड़े शब्दों में आलोचना की थी, मंत्री पद छोड़ दिया था,
वो आज मोदी जी के साथ हाथ मिला के मोदी जी के साथ बैठने को चलिए अशरफ जी से पूछ लेते हैं। जो भी उन्होंने कहा था, अशरफ जी को भी चर्चा में हम शामिल कर लेते हैं। अशरफ जी, आपने सुना, अब आप जवाब देना चाहेंगे। उस वक्त तो आप लोग भाग गए थे, लेकिन अब आप फिर से साथ आ गए। तो जब जैसे नीतीश भागे, आपको लगा कि यहाँ आपका मौका मिल गया है, तो आप साथ आ गए, लेकिन पहले आपको यही पार्टी नागवार गुजर रही थी। हिमानी, हम उस वक्त भी भागे नहीं थे। उस वक्त एक मुद्दा था, एक घटना हुई थी, और राजनीति में घटनाक्रम चलते रहते हैं। अच्छा। आज चंद्रहास जी बैठ करके इस तरह की बात कर रहे हैं। कल जो है भारतीय जनता पार्टी और चंद्रहास जी की पार्टी शिवसेना दोनों एक साथ थे और आज भी साथ हैं। ये थोड़ी सी कटुता आई है, इस समय पे घटना घटी, तो मतलब ये है कि आज बीजेपी आपकी जरूरत है। 12 साल पहले जो घटना हुई थी उस वक्त, अशरफ जी, मतलब ये ना कि बीजेपी आज आपकी जरूरत है, आपको ये पता है, लेकिन कहीं ये डर भी है कि कहीं हमको भी ना निगल जाए। नहीं हिमानी, ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी हमको निगल जाएगी और बीजेपी आज हमारी जरूरत है। उसके पहले भी हम बीजेपी में थे। एक घटना हुई थी, उस घटना में आदरणीय रामविलास पासवान जी ने वो निर्णय लिया था। उस निर्णय को लिए हुए 12 साल बीत गए थे। इस 12 साल में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और उसके बाद एक देश को एक नया नेता मिला था, जिसमें रामविलास पासवान जी को भी उम्मीद जगी थी, इसलिए आए थे। और निगलने का जहां तक सवाल है, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, अब शिवसेना ही है, शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हुई है, लेकिन शिवसेना को नहीं निकल पाई है। चीजें जो है उनका जो मतलब है वो बदल जाता है। लेकिन प्रदीप जी, आप इससे किस तरह से देख रहे हैं? आपने तीनों की ही बात यहाँ पर सुनी। आप साथ ही मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी कहते हैं एकला चलो, उसकी राह अपनाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला आपका हर जगह सेट हो जाए। नहीं, देखिए, एकला चलो जो कहते हैं, जहां मजबूत है बीजेपी वहां अकेले चलेगी, जहां बहुत कमजोर है वहां अगर साथियों की जरूरत है तो साथ लेकर चलेगी, लेकिन साथियों को भी कुछ लाना पड़ेगा। महाराष्ट्र का ही उदाहरण ले, 4 छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बना था, उसमें से उनको 28 सीटें दी गई, एक वो जीते हैं। तो ऐसे साथियों के साथ कौन सा गठबंधन चलना चाहेगा? तो छोटा दल हो या बड़ा दल हो, दोनों को अपनी, देखिए एक चीज अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि बीजेपी को कोई पार्टी समर्थन क्यों देती है और क्यों चली जाती है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो भी बीजेपी के साथ जुड़ता है उसको पता होता है कि उस शिवसेना को छोड़ दीजिए और अकाली दल को, उसको मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। तो जो मुस्लिम वोट का घाटा हो रहा है, उस घाटे की भरपाई करके उसके अलावा वोट दिला सके बीजेपी, तो लोग आते हैं साथ, दूसरे दल। जब ये लगता है कि ये घाटे का सौदा है तो नहीं आते हैं, चले जाते हैं। वो चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, नवीन पटनायक को देख लीजिए, और रामविलास पासवान जब गए उनको देख लीजिए, इसी वजह से नीतीश कुमार गए। तो बीजेपी आज, उसके पास ऐसा नेतृत्व है और देश भर में बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बना हुआ है। तो जो भी उसके साथ आना चाहता है उसको मालूम है कि हमको गठबंधन से फायदा होगा। अब ये उन पार्टियों पर है, जैसे रामविलास पासवान की पार्टी, अगर वो जीतकर इतनी सीटें आए हैं तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए भी फायदेमंद हुआ है उनके साथ गठबंधन, और उनको भी फायदा हुआ है। तो गठबंधन बिना दोनों के फायदे के नहीं चलेगा। जब गठबंधन में किसी एक को फायदा होने लगता है सिर्फ, तब स्थिति गड़बड़ होती है, या परस्पर विश्वास में कमी आए, जो शिवसेना और भाजपा के मामले में है। दोनों साथ मंत्र, देखिए फर्क है, बीजेपी की स्टेट इकाई नहीं चाहती कि शिवसेना के साथ चले, लेकिन जो स्थिति इस समय असेंबली की बनी हुई है उसमें मजबूरी है, या तो वो शिवसेना के साथ जाएं या एनसीपी के साथ जाएं। एनसीपी के बारे में इतना कुछ कह के चुनाव उनके खिलाफ जीत कर आए, उनके साथ जाना थोड़ा मुश्किल अभी लगता है, इसलिए शिवसेना एकमात्र विकल्प बचती है। अब शिवसेना को ये प्रैग्मेटिज्म दिखाना पड़ेगा कि जो इस समय जमीनी वास्तविकता है उसके अनुसार उनकी मांग हो। वो 95 का फॉर्मूला चाहेंगे तो वो तो नहीं होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये गठबंधन तभी बनेगा जब शिवसेना थोड़ा लचीलापन दिखाएगी। नहीं, किस टाइप का लचीलापन शिवसेना दिखाए, ऐसा भी तो है। 95 का फॉर्मूला भूल जाइए कि डिप्टी सीएम मिलेगा, सीटें बराबर की मिलेंगी। आपकी असेंबली में जो स्ट्रेंथ है उसी के अनुपात में आपको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। प्रदीप
जी फिर पहले आगे गठबंधन पर चर्चा तो हो, कोई बात तो उनसे अगर सीट की तो ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि कौन सा पद मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बात की बात है। पहले आपस में गठबंधन हो कि हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, मंत्रालय की तो बात की बात कुछ है। ख्याल आया होगा तभी तो चाय पे वो बुलाया तो है। देखो एनडीए के घटक दल है और एनडीए को उन्होंने चाय पार्टी बुलाया, प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तित्व है, उन्होंने पर्सनली बुलाया, उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं। मतलब आज स्थिति ऐसी हो गई। अच्छा चलिए, अगर मैं एनसीपी के बाहर से समर्थन देने की बात पर कहूं तो आप उसको कैसे देखते हैं? अच्छा है, देना चाहिए, और बीजेपी को भी उनका समर्थन लेना चाहिए। प्रदीप जी नहीं, इनको लगता है कि मतलब देखिए, निश्चित रूप से जवाब देना तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा ही कि भाई जिसको आप नेचुरली करप्ट पार्टी कह रहे थे चुनाव के दौरान, उसी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, तो ये आपके लिए एक तरह से समझौते की स्थिति और घाटे की स्थिति होगी। लेकिन सवाल यह है कि दोनों में से किसमें ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है आपको। शिवसेना अगर अपनी पुरानी मांग पर अड़ी रहेगी तो शायद ये गठबंधन शिवसेना के साथ स्थिति बदल नहीं चुकी है। बीजेपी सबसे ज्यादा सीट्स लेकर जब आई है तो क्यों आखिर वो आपकी टर्म्स पर चलेगी? आप ये चाहे कि टर्म्स आप डिक्टेट करें और वो उस हिसाब से चले, तो ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर क्या कुछ अब जो सामने है निकलकर, जो आउटकम क्या आखिर निकल कर आता है, ये यहाँ पर देखना होगा। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे, विक्रांत आगे हमको अपडेट देंगे, हम उनसे लेंगे। लेकिन फिलहाल हम अपने सभी मेहमानों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रदीप जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चंद्रहास जी आपका भी, जयनारायण व्यास जी आपका भी, और अशरफ साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने